एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले इसका लास्ट का एपिसोड नहीं देखा तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पहले उसको जाकर चेक करो, उसके बाद ही ये वाली स्टोरी को देखना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जो सेफिया और ईफन होता है उसका पास्ट दिखाया जाता है। ईफन सेफिया से क्या है तो सेफिया ये एक तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, जिसके बाद सेफिया कह रही होती है कि आखिर ये चीज़ क्या है, जिसके बाद ईफन कह रहा होता है कि सेफिया क्या तुमने जो हर्लिट क्लैन है उसके बारे में सुना हुआ है। जिसके बाद सेफिया कह रही होती है अच्छा हर्लिट क्लैन, हाँ जो मेरे फादर है उन्होंने मेरे को ये स्टोरी सुनाई थी जब मैं काफ़ी ज़्यादा छोटी थी, और वो लोग स्लेयर ऑफ सेंट कैटिटीज़ हैं और वो सोल लेस भी है। जिसके बाद ईफन कह रहे होते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये एक गोल्ड कॉइन है जो कि एम्परर का गोल्ड है और ये उन लोगों को बुला सकता है जो कि सोल लेस है, यानी हर्लिट क्लैन को बुला सकता है। और ये जो चीज़ है इससे काफ़ी ज़्यादा सावधान रहना, अगर किंग के चर्च को इस चीज़ के बारे में पता चला तो वो लोग तुम्हें तुरंत मार देंगे। और हम देखते हैं कि वो सेफिया को किस कर देता है। जिसके बाद सेफिया कह रही होती है लेकिन आखिर इस तरह की जो डेंजरस चीज़ है वो एक गिफ्ट के रूप में तुम मेरे को आखिर क्यों देना चाहते हो। तो ईफन कहता है कि अगर हमारे साथ कुछ भी ऐसा होता है तो तुम जैसे ही ट्राइंगल को ज़मीन के ऊपर ड्रॉ करोगी और उसके मिडल के अंदर ये गोल्ड कॉइन को रख दोगी तो यहाँ पर जो एक हर्लिट क्लैन का मेंबर होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि ऐसा कुछ भी हमारे साथ ना हो। तभी हम लोग प्रेजेंट की टाइमलाइन में आ जाते हैं, देखते हैं कि जो सेफिया होती है उसने ट्रायंगल को ज़मीन पर ड्रॉ कर दिया होता है और हम देखते हैं वो अभी ईफन की बॉडी को पकड़कर खड़ी होती है। जिसके बाद वो कह रही होती है कि 2 दिन, बस 2 दिन, और वो इतना ही बोलती है और देखते हैं कि वो सीधा ज़मीन पर गिर जाती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि जो सेफिया है वो ऑलरेडी यहाँ पर मर चुकी होती है अब। और इधर से हम लोग देखते हैं कि जो मार्ग्रेव्स कज़ेल की जो आर्मी होती है उसको देखते हैं जो कि इधर पानी से नहा रहे होते हैं, फुल्ली इंजॉय कर रहे होते हैं। और इधर हम लोग जो सर जेबैक को देखते हैं जो कि सोच रहे होते हैं कि आज अनयूजुअली काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रखी है। और वहाँ पर यंग मास्टर को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि आज स्माइल नहीं कर रहे हैं, क्या ये फ़नी नहीं है। जिसके बाद सर जेबैक कह रहे होते हैं कि अपने ही सिटीज़न को मार देना तो हम लोग अपने जो टैक्स है उसको कैसे कलेक्ट कर पाएंगे। जिसके बाद जो अपने यंग मास्टर होते हैं वो कह रहे होते हैं कि भटकने वाले हैं, डिससेटिस्फाई है और इधर उधर भटक रहे हैं, और जब चोरी की मात्रा बढ़ जाती है तो जो जेबैक होते हैं वो कह रहे होते हैं कि जो मार्ग्रेव्स की टेरिटरी है उसके अंदर काफ़ी उपजाऊ ज़मीन है तो हम वहाँ के लोगों को निकाल सकते हैं। और ऐसे बच्चे आखिर पैदा ही क्यों होते हैं जो कि उपजाऊ मिट्टी के ऊपर पैदा होते हैं। तो जो यंग मास्टर होते हैं वो कह रहे होते हैं कि मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो एग्रीकल्चर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और वहाँ से भाग रही है। जिसके बाद सर जेबैक कह रहे होते हैं कि जो एग्रीकल्चर है वो एक इंडिविजुअल स्किल है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जिसके बाद यंग मास्टर कहता है कि ये डिपेंड करता है उपजाऊ मिट्टी, क्लेमिटी, स्काई और किंग की लाइट। और यही एक रीज़न है कि वो लोग सूखेपन का सामना कर रहे हैं क्योंकि वो लोग किंग के जो चर्च है उसके प्रति अनफेथफुल है, कोई भी श्रद्धा की भावना बिल्कुल भी नहीं है। क्या यही सिद्धांत नहीं कहता है। जिसके बाद जेबैक कह रहे होते हैं कि ये सिर्फ एक व्यापक व्याख्या है, किसी ने मिट्टी को उपजाऊ बनाया और किसी ने यहाँ पर सूखेपन को लेके आया, तो हमें पापियों को सजा देनी चाहिए और उन लोगों को जमीन देनी चाहिए जिन लोगों ने भी जमीन को काफी ज्यादा उपजाऊ बनाया है। यंग मास्टर कह रहा होता है कि मैं सिर्फ ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं लोगों को बचा सकूं और ये मेरा ऑर्डर है। अगर तुम मेरे ऑर्डर के अगेंस्ट जाते हो और उन लोगों को बचाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें अपना काफ़ी बड़ा शॉट देना पड़ेगा। और यहाँ से हमारा जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है शहर की तरफ। हम लोग देखते हैं पूरा यहाँ पर बंजर हो चुका होता है, पानी पीने के लिए एक बूंद नहीं होती है और लाशी को ढेर लगा होता है। सर जेबैक को देखते हैं जो कि ईफन और सेफिया के पास आए होते हैं और वो वहाँ पर देखकर काफ़ी सरप्राइज होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि मैं इन लोगों को बचा बिल्कुल भी नहीं पाया। और हम देखते हैं कि वो दोनों ही मर चुके होते हैं अब। तभी उन्हें देखते हैं कि जो जेबैक होते हैं उनके पीछे कुछ एहसास होता है उनको। तभी उन्हें देखते हैं वहाँ पर एक बंदा प्रकट हो जाता है जो कि और कोई नहीं हर्लिट क्लैन से ही होता है और वो सर जेबैक के पीछे शॉर्ट तान देता है और वो कह रहा होता है कि अगर यहाँ पर तुम मूव करोगे, पीछे मुड़ने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। अब इसी के साथ देखते हैं कि जो जेबैक होते हैं वो सोच रहे होते हैं इसने अचानक से ही स्वॉर्ड यहाँ पर मेरे स्विंग कर दिए तो घोस्ट की तरह एक टेक्निक है। और वो कहते हैं कि क्या तुम एक हर्लिट क्लैन से हो, क्या ये रियल है। जिसके बाद वो कहता है कि तुम एक नाइट हो या फिर रेस्क्यूअर। जिसके बाद सर जेबैक कहते हैं मेरा नाम जेबैक है, मैं किंग के चर्च से हूँ। जिसके बाद वो बंदा कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर बस इस चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन तुम कॉन्ट्रैक्टर तो बिल्कुल भी नहीं हो। लेकिन अगर एक होली नाइट किंग के चर्च से एक कॉन्ट्रैक्टर होता तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं दिखाई देता इस साइड से। जिसके बाद देखते हैं कि जो सर जेबैक होते हैं वो कह रहे होते हैं कि तुम यहाँ पर क्या मेरे को शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हो, यानी ह्यूमिलेट करने की कोशिश कर रहे हो। जो हर्लिट क्लैन का बंदा होता है उस लड़की की तरफ देखते हैं और कह रहा होता है लगता है कि ये लड़की मेरी कॉन्ट्रैक्टर थी लेकिन ये ऑलरेडी मर चुकी है, तो मैंने यहाँ पर जो फ्री का गोल्ड कॉइन है उसको अर्न कर लिया है। और क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। जिसके बाद सर जेबैक कह रहे होते हैं कि अगर तुम अपनी स्वॉर्ड को मेरे से दूर रखते हो और हमारे भी डिस्टेंस बनाते हो तो मैं अपने हुनर को साइड में रख कर मैं ज़रूर तुम्हें इस चीज़ के बारे में बताऊंगा। और हमें देखते हैं जो हर्लिट क्लैन का बंदा होता है वो सर जेबैक से काफ़ी ज़्यादा
दूर जाकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद देखते हैं सर जेबैक सोच रहे होते हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फास्ट है। जिसके बाद देखते हैं कि जो वो हार्लेट क्लैन का बंदा होता है वो कह रहा होता है कि अगर तुम एक होली नाइट हो, किंग के चर्च है, तो एटलीस्ट तुम्हारे पास कुछ गट्स तो होंगे ही। जिसके बाद वो बंदा कह रहा होता है, सर जेबैक कहते हैं कि तुम क्या एक मेज हो। जिसके बाद वो हार्लेट क्लैन का बंदा कह रहा होता है कि मेज हार्लेट क्लैन के अंदर मेरे अलावा सारे मेज है। जिसके बाद सर जेबैक कहते हैं तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो मैजिक बिल्कुल भी नहीं था। इसके बाद अब हार्लेट क्लैन वाला बंदा होता है वो कह रहा होता है कि सुपर ह्यूमन लाइक फिजिकल पावर और मैजिक के बीच में डिफेंस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है बताना। इसके बाद सर जेबैक सोच रही होती है आखिर इसने क्या कहा, मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। वो कह रहे होते हैं कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है और हार्लेट क्लैन के अंदर तुम्हारी रैंक क्या है। और मैंने ऑलरेडी अपना नाम है तुम्हें बता दिया, मेरा नाम जेबैक है और मैं किंग के चर्च से हूँ। जिसके बाद देखते वो बंदा होता है वो कह रहा होता है मेरा नाम अजादीन है, 108 स्पिरिट है, एम्परर का दूत यानी हार्लेट। जिसके बाद देखते हैं कि अब वो सोच रहे होते हैं सर जेबैक जो 108 स्पिरिट है ये काफ़ी ज़्यादा लोएस्ट रैंक मानी जाती है हार्लेट क्लैन के अंदर, लेकिन जो इसकी मूवमेंट है जो मेरे को इसने दिखाई है इससे प्रूव होता है कि ये कोई ऑर्डिनरी बिल्कुल नहीं है। जिसके बाद अजादीन कह रहा होता है कि जैसा कि तुमने प्रॉमिस किया था क्या मैं जान सकता हूँ यहाँ पर हुआ क्या है। कुछ देर बाद हमें देखते उसने सब कुछ बता दिया होता सर जेबैक ने। इसके बाद अब अजादीन कह रहा था तो अच्छा ये सब हुआ था। तभी एक आवाज़ आती कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिश हो चुका है। हम देखते हैं कि आउल होता है वो उड़ता हुआ आकर सीधा अजादीन के कंधों पर बैठ जाता है और वो कह रहा होता है कि तुमने रिक्वेस्टर के रिस्पॉन्स पर यहाँ पर एक्ट किया, लेकिन जो रिक्वेस्टर था वो मर चुका है। देख कर लगता है कि तुमने कुछ फ्री के गोल्ड्स कोइन है उसको यहाँ पर अचीव कर लिया। जिसके बाद देखते सर जेबैक काफ़ी सरप्राइज हो जाती है और एक बोलने वाला आउल। इसके बाद देखते वो आउल कह रहा होता है कि यहाँ पर तुम्हें दूसरे मिशन है उसको कंप्लीट करने पर ध्यान देना चाहिए। सर जेबैक कहते हैं सिर्फ इसलिए जो रिक्वेस्टर वो मर गई इसलिए तुम्हें जो रिवॉर्ड है वो लेकर तुम यहाँ से बस चले जाओगे। जिसके बाद अजादीन कह रहा होता है कि क्या तुम चाहते हो कि जो ये रिक्वेस्ट है वो फुलफिल हो जाए। कितना ज़्यादा स्ट्रेंज है, तुम्हारे मास्टर को काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा, काफ़ी तकलीफ होगी, तुम्हें पता है ना। इसके बाद देखते हैं सर जेबैक अपनी सोर्ड को बाहर निकाल लेते और कह रहे होते हैं कि वैसा कुछ नहीं होगा, मैं यहाँ पर तुम्हें डिफीट कर दूंगा। जिसके बाद अजादीन कहता है कि क्या तुम रात के आसमान के नक्षत्रों को जानते हो और उनके नाम और उनसे जुड़े हुए मित्र। सर जेबैक उससे कहते हैं कि आखिर तुम इस चीज़ को बीच में क्यों लेके आए हो, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। जिसके बाद देखते अजादीन कह रहा होता है कि जो ह्यूमंस होते हैं जो सेम थिंग को डिफरेंट तरीकों से फील करते हैं। कुछ लोगों को एक व्यक्ति मिथ का नायक लग सकता है लेकिन दूसरों के लिए वो कुछ भी नहीं हो सकता सिवाय एक तारे के जो कि डार्कनेस के अंदर चमकता रहता है। देखते हैं कि वो ईफन की जो डेड बॉडी होती है उसको नीचे उतार रहा होता है और अजादीन कहता है कि मैं यहाँ पर होली नाइट तुमसे फाइट बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ, मेरी ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है। अगर तुम्हें जो ये विलेजर गर्ल है इसके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इस पर दया आ रही है, तो तुम्हारी जो स्वॉर्ड है वो मेरी एनिमी बिल्कुल भी नहीं है। और हम देखते हैं कि सेफी और ईफन की दोनों की जो बॉडी होती है वो उनको उठा लेता है और वो कह रहा होता है कि क्या तुम्हारे पास एक शवल है। जिसके बाद जो सर जेबैक होते हैं वो कह रहे होते हैं एक शवल, क्या तुम इनकी जो बॉडी है उनको दफनाने के लिए जा रहे हो। जिसके बाद अब जो अजादीन होता है वो कह रहा होता है कि एटलीस्ट मैं एक जो फ्यूनरल है वो तो इनके लिए कर ही सकता हूँ। देखते हैं कि जो अब सर जेबैक होते वो सोच रहे होते कि जो कज़ैल की इच्छा थी वो ये थी कि इनको यहाँ पर रस्सी के ऊपर ही बस लटका रहने देना चाहिए जब तक ये अनडेड नहीं बन जाती है। जो अजादीन होता है वो कह रहा होता है कि अगर ये तुम्हारे पास नहीं है तो तुम मेरी मदद तो कर ही सकते हो। देखते हैं कि वो अपने हाथों से मिट्टी को खोदने लग जाते हैं और ये देखकर जो सर जेबैक होते हैं वो भी उसकी मदद करने लग जाते हैं, वो भी अपने हाथों से मिट्टी को खोदने लग जाते हैं। कुछ समय बाद हम लोग देखते हैं उन लोगों ने उनको दफना दिया होता है। अब यहाँ पर जो अजादीन होता है वो प्रे भी कर रहा होता है उनके लिए। जिसके बाद सर जेबैक थोड़े सरप्राइज होते हैं और कह रहे होते हैं कि एक हार्लेट क्लैन का मेंबर रेस्क्यूअर्स की प्रेज को यूज कर रहा है। जिसके बाद देखते हैं कि जो अजादीन होता है वो क्या होता है कि उस डायरेक्शन से तुम्हारा जो सबसे प्रिय है वो इधर आ रहा है, अप्रोच कर रहा है इंडिविजुअल तरीके से। हम लोग देखते हैं जो सर जेबैक होते हैं तभी पीछे मुड़कर देखते हैं और हमें देखते हैं कि वहाँ पर यंग मास्टर की सेना होती है वो यहाँ पर आ चुकी होती है। हमें देखते हैं यंग मास्टर वहाँ पर आ चुका होता है और वो कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर जो वो फार्मर लड़की थी यानी वो लड़की उसको तुम काफ़ी ज़्यादा पसंद करे थे और तुमने इस चीज़ के बारे में मेरे को बताया भी नहीं हो। हमें देखते हैं काफ़ी सारी यहाँ पर सेना आ चुकी होती है। सर जेबैक देख कर सोच रही होती है, लगता है कि इन्होंने ऑलरेडी फिगर आउट कर लिया कि उस लड़की की मैं काफ़ी ज़्यादा केयर कर रहा था, ये ऑलमोस्ट 20 है और यहाँ तक कि मैं भी इनका जो सामना है वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ, इनसे जीतने का मेरा भी कोई चांस बिल्कुल भी नहीं है। हम देखते हैं जो यंग मास्टर होते हैं वो कह रहे होते हैं लेकिन ये सब छोड़ो, आखिर जो ये नमूना ये बास्टर्ड आखिर है कौन। हम देखते हैं कि जो अजादीन होता है अपनी एरो को बाहर निकाल लेता है। हम देखते हैं कि वो एक एरो सीधा जो सोल्जर होता है उसकी आंख में ही मारता है। हम देखते हैं कि सारे सोल्जर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं उसको देखकर और जिसकी आंख में लगा होता है वो काफ़ी चिल्ला रहा होता है। हम लोग देखते हैं अजादीन एक और एरो को सीधा शूट करता है और देखते हैं जो सोल्जर्स होते हैं वो डिफेंस बना लेते हैं। अब देखते हैं कि वो बैरियर को भी तोड़ता हुआ सीधा वो सोल्जर के जाकर पेट में ही लगता है जिससे कि वो नीचे लौट जाता है। सभी सोल्जर्स उसको बस देखते ही रहते हैं
और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान भी हो चुके होते हैं। जिसके बाद सर जेबैक होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि इसके एरो ने यहाँ पर जो शील्ड थी उसको भी बीच में से तोड़ दिया। और देखते हैं कि जो अज़ादीन होता है वो कह रहा होता है कि सर जेबैक, आपने जो अभी मेरे से क्वेश्चन किया था कि रेस्क्यूअर के ऑर्डर के अंदर मेरे को क्या अच्छा लगता है, मेरे को उनकी जो ये विचार है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है कि किसी भी जो पर्सन है उसका जो मूल्य है उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कार्यों, विश्वास और कर्तव्यों से डिसाइड होता है। और कोई ऐसा जिसने डिवाइन किंग का जो ब्लड है उसके साथ जन्म लिया है वो अपने लोगों का रेप करता है और उन्हें काफ़ी परेशान करता है, उन्हें तकलीफ देता है, उसे नोबल कहलाने का कोई भी हक नहीं है। और हमें देखते हैं कि जो यंग मास्टर तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, कह रहे होते हैं कि सन ऑफ बीच कहीं के, सर जेबैक इस बाशिर को मार दो, ये मेरा ऑर्डर है, अभी इसे ख़त्म कर दो। हम लोग देखते हैं कि जो अब आज़ादी नहीं होता वो वहाँ से एक जंप करता है। हम देखते हैं कि जो वो एरोज होती है वो सीधा सोल्जर्स की तरफ शूट करने लग जाता है। मैं देखते हैं सोल्जर्स की वो आंखों में जाकर लग रही होती है, किसी के तो वो पैरों में जाकर लग रही होती है, किसी के पेट में जाकर लग रही होती है। हम लोग देखते हैं कि उसका इरादा इनको जान से मारना नहीं बल्कि इनको अपंग बना देने का होता है। वो नीचे की तरफ आता है, एक बंदा यहाँ पर अपने भाले से उसको मारने की कोशिश कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मर जाओ। तभी हमें देखते हैं कि जो आज़ादीन होते हैं भाले के ऊपर पैर रखते हैं और एक ज़बरदस्त जंप करता है और अपनी जो एरोज होती है वो एक के बाद एक दोबारा से शूट करते हैं। वो सारी एरोज सोल्जर्स को ही जाकर लग रही होती है, किसी की आंख में तो किसी के पेट में, पूरी तरीके से उनको डिसेबल बना रहा होता है। और एक एरो तो जो यंग मास्टर जो होते हैं उनके सिर से छूकर निकल जाती है। अब देखते हैं कि वो सोच रहे होते हैं कि इसका मोटिव हमें मारने का बिल्कुल भी नहीं है, इसका मोटिव ये है कि ये हमें परमानेंटली डिसेबल कर देना चाहता है हम लोगों को। आखिर ये चाहता क्या है? इसके बाद वो कहते हैं कि आखिर बादशाह तुम हो कौन और तुम हमसे चाहते क्या हो? इसके बाद देखते हैं कि अब आज़ादीन होता है उनके पीछे आ जाता है और कह रहा होता है कि मेरा नाम आज़ादीन है और मैं एक हर्लिड हूँ। जिसके बाद देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वो कह रहे होते हैं ये एक हर्लिड है, यानी कि ये एक सोललेस भी है। हमें देखते हैं कि वो एरो अपनी बाहर निकाल रहा होता है आज़ादीन मारने के लिए, लेकिन देखते हैं कि उसकी एरो खत्म हो चुकी होती है। तो जो यंग मास्टर होते हैं कह रहे होते हैं इसकी एरोस खत्म हो चुकी है तो इसे सबक सिखाओ। हमें देखते हैं कि आज़ादीन एक ज़बरदस्त पंच सीधा उसके फेस पर करता है, जिससे कि यंग मास्टर नीचे गिरता है, उसकी आंख में चोट लग जाती है। और देखते हैं कि एक सोल्जर सीधा उसकी तरफ आगे बढ़ता है अपनी स्वॉर्ड से स्टैप करने के लिए, लेकिन आज़ादीन उसको डॉज करता है और डॉज करने के बाद एक ज़बरदस्त जो पंच होता है उसके फेस के ऊपर लैंड कर देता है, जिससे कि उसकी आँख ही फूट जाती है। देखते हैं कि आज़ादीन स्वॉर्ड उठाता है और वो कह रहा होता है कि मैंने अपने जो एरोस के नंबर थे वो काफ़ी ज़्यादा कम कर दिए, मैंने ख़त्म कर दिए, अगर तुम्हारे में काफ़ी ज़्यादा हिम्मत है तो आगे बढ़ो। हमें देखते हैं वो सारे सोल्जर्स होते हैं बुरी तरीके से यहाँ पर डर जाते हैं और वो सारे सोच रहे होते हैं कि आखिर ये पर्सन हमें इतना ज़्यादा नपुंसक और अपंग बनाने के लिए इतना ज़्यादा उतावला क्यों। और हमें देखते हैं वो एक के बाद एक स्लैशेस मारता है। हम लोग देखते हैं वो आउल नज़र रख रहा होता है। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, सारे सोल्जर होते हैं नीचे ज़मीन पर लेटे होते हैं, मरे तो नहीं होते लेकिन पूरी तरीके से इंजर्ड हो चुके होते हैं। और वहाँ से जो आज़ादीन होता है आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, यानी यंग मास्टर की तरफ, और वो कह रहा होता है कि तुम जैसा जो कचरा है वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है, काफ़ी ज़्यादा उन्हें पेन देता है। हम लोग देखते हैं कि जो आप यंग मास्टर होते हैं अपनी मैजिक का यूज़ करते हैं। हम लोग देखते हैं कि काफ़ी बड़ी वहाँ पर रोशनी होती है, वो चमकने लग जाती है। और जो सोल्जर होता है वो कह रहा होता है कि ऐसा मेरे को लग रहा है कि जो मैं काफ़ी ज़्यादा ब्लाइंड हो जाऊँगा, मतलब अंधा हो जाऊँगा पूरी तरीके से। और देखते हैं काफ़ी सारी रोशनी आ रही होती है। अब यंग मास्टर कह रहे होते हैं क्या तुम इसे देख सकते हो? ये मेरा मैजिक है और ये एक प्रूफ है कि मैं नोबल का खून हूँ और तुम्हारा जो खून है वो काफ़ी ज़्यादा इनकम्परेबल है मेरे मामले में। हम देखते हैं कि जो आज़ादीन होता है अपनी सोर्ड से उसकी रिस्ट होती है वही काट देता है। जिसके बाद जो अब यंग मास्टर होता है काफ़ी तेज़ी से वहाँ पर चिल्लाता है एंड वो कह रहा होता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम मेरे साथ ऐसा कर क्यों रहे हो। जिसके बाद आज़ादीन कह रहा होता है कि क्या तुम मेंटली अपने आप को चैलेंज कर रहे हो? क्या तुम्हें अब भी समझ नहीं आया कि आखिर मैं ये सब चीज़ें क्यों कर रहा हूँ? यंग मास्टर कह रहा होता है पैसा चाहिए, ये लड़की या स्वॉर्ड मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा क्योंकि मैं डिसेंडेंट हूँ सैक्रेड ईगस का, होली फैमिली से। जिसके बाद देखते हैं कि अब आज़ादीन होता है वो कह रहा होता है कि सच में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं एक स्लेयर हूँ सेनकटीटिस का, एक हर्ली। यंग मास्टर सर जेबैक से कहते हैं कि सर जेबैक आगे आप खड़े खड़े कर क्या रहे हैं, मेरी मदद कीजिए। जिसके बाद सर जेबैक कहते हैं कि मैंने इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं देखा है। जिसके बाद यंग मास्टर कह रहे होते हैं कि तुम बादशाह कहीं के, मैं एक नोबल हूँ और एक सैक्रेड ब्लड लाइन से, यानी सैक्रेड वंश से, और तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कह सकते हो? सिर्फ इसलिए हो रहा है मेरे साथ ऐसा, उन कुमोनर्स के साथ ऐसा किया है इसलिए। देखते हैं कि आज़ादीन क्या होता है, इस तरह यहाँ पर तुम जियोगे तो ये सही नहीं है, लगता है कि इस चीज़ की तुम्हें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और देखते हैं कि वो नाइफ से सीधा यंग मास्टर होता है उसकी दोनों आँख ही फोड़ देता है। एक आँख तो पहले ही फूट चुकी होती है, दूसरी वाली भी फोड़ देता है। और देखते हैं वो सीधा ज़मीन पर उनको पटक देता है और वो कह रहा होता है कि यहाँ पर जो मेरा कॉन्ट्रैक्टर है वो मर चुका था, लेकिन इस चीज़ को मैं नज़रअंदाज भी नहीं कर सकता।
हमें जो एम्परर का लो है उसको फुलफिल करना होगा, और वो फुलफिल हो चुका है। और हम देखते हैं कि सर जेबैक उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, और वो कह रहे होते हैं मैं एक नाइट हूँ किंग के चर्च से, और ये मर्डर बिल्कुल भी नहीं करता है कि तुमने इसे राइटलेस तरीके से परफॉर्म किया है, तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। जिसके बाद अजादीन कह रहा होता है कि यहाँ पर तुम दूसरे नाइट्स की तरह बिल्कुल भी नहीं हो जो कि किंग के चर्च से हैं। जिसके बाद अब जेबैक कह रहे होते हैं कि तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। जिसके बाद अब अजादीन कह रहा होता है कि जो बाकी नाइट्स है किंग के चर्च से वो ज़्यादा कुछ नहीं बल्कि एक बदमाश से कम नहीं है, जिनको कि फोर्सफुली उनके घर से निकाल दिया गया है उत्तराधिकारी के मामलों के कारण। और क्या तुम मेरे पीछे आ सकोगे? मैं होप करता हूँ कि हम लोग दोबारा से ज़रूर मिलेंगे अगर किस्मत ने चाहा तो। और हम लोग देखते हैं कि वो वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद देखते हैं कि जो अब सर जेबैक होते हैं वो कह रहे होते हैं, हमें बता रहे होते हैं कि कोई भी यहाँ पर आज़ादीन है उसको बिल्कुल ही नहीं मार पाया जो कि हर्लिट क्लैन से था। हमें काफ़ी ज़्यादा परमानेंटली लॉसेज है उसका सामना करना पड़ा। और उसने बिल्कुल सही कहा था कि हम लोग यहाँ पर एक बदमाश है जिनको कि अपने घर से बाहर निकाल दिया गया उत्तराधिकारी के मामलों के कारण। वो गलत बिल्कुल भी नहीं था। जो ये चीज़ है वो जस्ट मेरे ऊपर अप्लाई होती है। जो यहाँ पर ये चीज़ का भार है वो मेरे को चेस्ट पे अपने फील होता है। और यहाँ से हमारा जो सीन होता है वो शिफ्ट हो जाता है। हम लोग इधर मार्ग्रेव्स गज़ेल होते हैं उनकी तरफ का सीन दिखाया जाता है जिनका कि नाम शायद काउंट होता है। जिसके बाद देखते हैं सारे जो किसान होते हैं वो कह रहे थे लॉर्ड हमें माफ़ कर दिए, इस साल हम टैक्स बिल्कुल भी नहीं भर पाएंगे, हम आपके सामने भीख मांगते हैं क्योंकि सारे लोग भाग चुके हैं और यहाँ पर लाशें ही बिखरी पड़ी है स्ट्रीट के ऊपर, और मॉन्स्टर और चोरी की वजह से हम काफ़ी ज़्यादा परेशान है, तो हम आपको टैक्स देना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। देखते हैं कि जो मार्ग्रेव्स गज़ेल होते हैं जिनका कि नाम शायद काउंट होता है, हम लोग देखते हैं कि मार्ग्रेव्स गज़ेल कह रहे होते हैं कि तुम जैसे लोली ब्लड के अंदर बिल्कुल भी चेंज नहीं आया जो कि तुम्हारे अंदर बह रहा है। अगर तुम विश करते हो तो मैं तुम्हें रियल लाइफ है वो ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा। जिसके बाद देखते हुए किसान काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि क्या सच में। इसके बाद देखते हैं कि मार्ग्रेव्स कह रहे होते हैं कि सिर्फ एक ही कंडीशन पे, अगर तुम मेरी रिक्वेस्ट का अनुपालन नहीं कर सकते तो तुम लोगों को फांसी दे दी जाएगी। हम लोग देखते हैं वो सारे लोग काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और डर भी जाते हैं। इसके बाद जो मार्ग्रेव्स गज़ेल होते हैं वो कह रहे होते हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है, जो तुम लोगों ने अमाउंट मांगी है वो ज़्यादा कुछ नहीं है, एक कागज़ के टुकड़े से, यही ग्रेमोर का नेचर है। जिसके बाद देखते हैं वो किसान कह रहे होते हैं कि तो वो जो पेजेंट्स होते हैं वो कह रहे होते हैं कि हम लोग मैजिक से काफ़ी ज़्यादा इग्नोरेंट है और इस चीज़ के बारे में हमें कुछ पता भी नहीं है ऐसी चीज़ों के बारे में। जिसके बाद मार्ग्रेव्स गज़ेल कह रहे होते हैं कि यहाँ तक कि अगर तुम लोग इग्नोरेंट भी हो, तुम जैसे जो फूल है वो भी इस चीज़ को आसानी से ढूंढ सकते हैं। अगर तुम सिंपली इससे विश करते हो तो ये तुम्हारी कॉल का रिस्पॉन्स देगी और अपने आप को रिवील करेगी। और अगर तुम इस तरह के जो ग्रीमर है उसको मेरे को ला कर दे सकते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर जो गेहूं ओट्स ये सारी चीज़ें वो दूंगा, और 3 सालों के लिए तुम्हारा जो विलेज है उसको भी टैक्स से बिल्कुल मुफ्त कर दूंगा। उनमें से एक पेजेंट कह रहा होता है कि एटलीस्ट हमें इस ग्रीमर का नाम तो जानना चाहिए जिससे कि हम इस चीज़ को सर्च कर सकते हैं कि हम इसे कहाँ ढूंढेंगे। जिसके बाद देखते हैं कि मार्ग्रेव्स कह रहे होते हैं कि ये बुक ऑफ डिवाइन किंग है, और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो एक स्नेक होती है वो सीधा यहाँ पर आती है उनके पास, मार्ग्रेव्स के पास। मार्ग्रेव्स उसको देख लेते हैं और देखते हैं कि जो स्नेक होती है वो लड़की बन जाती है। अगर वो कह रही होती है कि मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि जो आपने ये बुक का नाम मेंशन किया बुक ऑफ डिवाइन किंग, ये काफ़ी ज़्यादा केयरलेस है। जिसके बाद देखते हैं कि वो पर्सन होती है यानी मार्ग्रेव्स कह रहे होते हैं कि नॉनसेंस कहीं कि यहाँ पर तुम सारे लोग इस चीज़ को सर्च कर रहे हो, ढूंढ रहे हो इग्नोरेंट को, क्या मैंने गलत कहा? और जो रूमर्स है वो इस कॉन्टिनेंट के ऊपर पूरी तरीके से फैल जाएंगे, इससे पहले एक पेज को भी ढूंढ लेना काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमानी रहेगी। इसके बाद वो लड़की कहती है ये मेरे को कहते हुए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन जो आपका बेटा है वो शिकार बन चुका है कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट के अंदर, सर कोजेल। जिसके बाद हमें पता चलता है उस बंदे का नाम कोजल होता है, जिसको मार्ग्रेव्स कह रहे होते हैं कोजल की फोर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसके अंदर सर जेबैक भी है। तो वो स्नेक गर्ल कहती है कि उनका ओपोनेंट हर्लेट क्लैन से था। जिसके बाद देखते हैं कि मार्ग्रेव्स कह रहे होते हैं क्या जो मेरा बेटा वो मर चुका है। जिसके बाद वो मैंने सुना है कि उन्होंने अपनी दोनों आंखों को खो दिया और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे वो भी काफी तरीके से डैमेज हो चुके हैं। जिसके बाद मार्ग्रेव्स कह रहे होते हैं कि जल्दी से वहाँ पर सोल्जर्स को भेजो ताकि वो हर्लिट क्लैन को किल कर सके। जिसके बाद देखते हैं कि स्नेक गर्ल कह रही होती है ठीक है मैं समझ गई, यहाँ पर जो कमांडर है उससे मैं कांटेक्ट करती हूँ। जिसके बाद देखते हैं कि जो मार्ग्रेव्स होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, कोई और इस चीज़ को कर लेगा। जिसके बाद देखते हैं उसका हाथ पकड़ के अपनी गोदी में उसको रख लेते हो और कह रहे होते हैं कि अगर यहाँ पर मेरा जो बच्चा है वो पूरी तरीके से अपंग हो चुका है तो मैं एक और बच्चा कर सकता हूँ। अय्याशी अभी भी नहीं जा रही होती। यहाँ से जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है हमारा अज़ादीन को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि इस तरह तो मैं यहाँ पर प्यासा ही मर जाऊंगा। यहाँ पर जो एम्परर है बिना किसी प्लान के वो मर गया और हर्लिट क्लैन हम लोगों को पूरी दुनिया के अंदर डिस्प्यूट किया जाता है और हमें रेफर किया जाता है स्लेयर ऑफ सेनकटीटीज सोललेस हेरिटिक्स के नाम से जाना जाता है, विद्रमियों के नाम से। अज़ादीन आगे की तरफ बढ़ता है तभी उसको महसूस होता है कि क्या यहाँ पर कोई घोस्ट है, और हमें देखते हैं घोस्ट होते हैं वो पेजेंट्स होते हैं जिनको कि जो कोजल होता है यानी यंग मास्टर उसने फांसी देकर मार दिया होता है उन सभी लोगों को। हम लोग देखते हैं सेफिया और ईफन को जो कि अज़ादीन को थैंक यू कह रहे होते हैं। जिसके बाद
बाद देखते हैं कि जो आज़ादीन होता है वो कह रहा होता है कि मैंने यहाँ पर उन लोगों को सबक सिखा दिया है, तो तुम लोग जो अपनी आफ्टर लाइफ है उसके अंदर जा सकते हो प्लीज़। और वहाँ देखती है कि जो सेफिया होती है वो आज़ादीन को कुएं की तरफ इशारा कर रही होती है, वो एक तरफ इशारा कर रही होती है, वो कुएं की तरफ इशारा कर रही होती है। जिसके बाद देखती है कि आज़ादीन वहाँ पर जाने लग जाता है और कह रहा होता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है वाटर की तरफ तुम लोग इशारा कर रहे हो, यानी पानी की तरफ। हम देखते हैं वो कुएं के पास जैसे ही जाता है वो बाल्टी को खींच रहा होता है रस्सी से। हम देखते हैं जैसे वो बाल्टी ऊपर आती है, बाल्टी के अंदर रेत होती है और उसके अंदर एक कागज़ का टुकड़ा भी होता है, जिसको देखने के बाद आज़ादीन कह रहा होता है कि आखिर ये चीज़ क्या है। और देन इसके बाद हमें बताया जाता है हर्लिट क्लैन ओरिजिनली एक जनजाति थी जिसको कि अरागाजा नाम से जाना जाता था। वो लोग एक मैसिव टाइफून को क्रॉस करके दूसरे कॉन्टिनेंट से इस कॉन्टिनेंट के अंदर लैंड किए थे, जिसका कि नाम वही ब्रीज कॉन्टिनेंट था। वही ब्रीज कॉन्टिनेंट के अंदर 8 डिवाइन किंग्स थे, वो राज करते थे जो कि यागास फैमिली के थे। ओरिजिनली यहाँ पर इस कॉन्टिनेंट के अंदर 8 सिंहासन थी, लेकिन उस एरा के अंदर एक पर्सन था जिसने कि 8 सिंहासन को जीत लिया था और बाकी जो 7 किंग्स थे उन ब्रदर्स को वो सब्जिकेट कर दिया था, सबको मार दिया था। ये साल्ट फैमिली के एम्परर द्वारा एम्परर असलात होली किंग के अस्थियों से छुटकारा पाना चाहते थे और मैनुअली जो बाहर के आउटसाइडर थे यानी जो अरागास थे उन लोगों को भी एक जमीन चाहिए थी जहां पर कि वो लोग सेटल हो सके। तो इसलिए जो एम्परर असलात ने आउटसाइडर को ग्रीमर दिया हो, द सॉन्ग ऑफ येलो बर्ड, और एक स्पिरिट भी दी जो कि एम्परर की आवाज बोलती थी। और एक्सचेंज में जो आउटसाइडर थे उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया एम्परर के साथ कि वो लोग उनके जो हर्लिट है यानी दूत बन जाए। जिसके बाद वो लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और साथ ही इसको एक्सेप्ट करने के बाद वो लोग जो एम्परर थी उनकी ग्रेट सॉर्ड बन जाते हैं और उनके जल्लाद बन जाते हैं। और इसी के साथ उन लोगों ने जो नोबल्स थे जो भी एम्परर के लोग के खिलाफ जाते थे उन लोगों को भी भारी मात्रा में मार दिया। जिसके बाद एक मोस्ट हॉरिफिक साइन माना जाता था जो कि हॉरिफिक के जो सिटीजन थे वो इस चीज को कमिट कर सकते थे क्योंकि वो लोग आफ्टर लाइफ और इंटरनल लाइफ थी उसके अंदर बिलीव रखते थे। एम्परर के मर जाने के बाद जो एम्पायर था वापस से 8 पार्ट के अंदर सेपरेट हो चुका था, 8 किंगडम के अंदर दोबारा से। और अरागाजा था उसको वही ब्रिस और हर्लिट द्वारा काफी ज्यादा तिरस्कारित किया गया जिससे कि उनको सोललेस हर्लिट भी कहा गया। और उन लोगों को काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड जो इश्यूज था उसका भी सामना करना पड़ा था क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट था वो एम्परर के बीच जो हुआ था वो अब भी यहाँ पर इफेक्ट में था, जिसकी वजह से यहाँ तक कि एम्परर के मर जाने के बाद भी हर्लिट्स को जरूरत थी उनको सर्व करने की, जैसा कि वो एम्परस के हर्लिट्स थे हमेशा के लिए, यानी कि वो इस कर्ज से कभी मुक्त ही नहीं हो पाया। और इसी के साथ दिखाया जाता है आज़ादीन को जो कि उस पेज का टुकड़ा होता है उसको लेके कह रहा होता है कि क्या ये बुक ऑफ द डिवाइन किंग का टुकड़ा है और ये क्या एम्परर की पावर है, उसका सोर्स तो नहीं है। और हम देखते हैं कि जो सेफिया और ईफन की जो सोल होती है वो डिसअपेयर हो रही होती है और बाकी विलेजर्स की भी सोल डिसअपेयर होती है, उसको थैंक यू बोल रही होती है। जिसके बाद देखते हैं जो आज़ादीन होता है वो कह रहा होता है कि अगर मैं सच में इस चीज़ को कलेक्ट कर पाया तो जो ये कर्ज ड्यूटी है उससे मैं स्किप कर पाऊंगा, लेकिन इसको कर्ज ड्यूटी कहना काफी ज्यादा रूड होगा। ये एक होनरेबल ड्यूटी थी यहाँ पर अंडर इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमें बताया जाता है कि सर्विस कॉन्ट्रैक्ट का पालन करो और 1 लाख गोल्ड कॉइन्स है उसको कलेक्ट करो, साथ ही बुक ऑफ द डिवाइन किंग को भी अगर ये सब तुम कर लेते हो तो ये कर्ज ड्यूटी है उससे तुम स्किप कर पाओगे। इसके बाद जो आज़ादीन होता है वो कह रहा होता है यही हर्लिट्स का गोल है, लेकिन मैं काफी ज्यादा इसके लिए चिंता हूँ क्योंकि जो ये सारी चीजें वो पूरे वर्ल्ड के अंदर स्प्रेड हो चुकी है और जो ये रीजन है बुक ऑफ द डिवाइन किंग को सबसे पहले टुकड़े कर देना ये मेरे फादर की वजह से हुआ था। देखते कि जो आज़ादीन होता है वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और एक लड़की पीछे से उसके ऊपर नजर रख रही होती है और वो कह रही होती है कि ये वही पर्सन है जो कि क्लैन का जो गद्दार है उसका बेटा है और ये टैलेंटलेस और पावरलेस बिल्कुल स्टूपिड है। जिसके बाद देखते उसके साथ एक और बंदा होता है, वो लड़की उससे कहती है कि क्या ये सच में मैजिक को यूज नहीं कर सकता है जैसे कि रूमर था और ये क्या सच में कर्ज है। जिसके बाद देखते हैं कि वो लड़का कह रहा होता है कि मेरे को इस चीज के बारे में बिल्कुल नहीं पता है कि ये कर्ज है कि नहीं, लेकिन इस चीज के बारे में मेरे को बिल्कुल पता है ये मैजिक यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकता। लड़की कह रही होती है कि मेरे को इस चीज में डाउट है कि ये कभी भी हेयरलिट्स की जो ड्यूटी है उसको पूरी कर भी पाएगा। जिसके बाद वो लड़का कह रहा होता है मिस मीडियम क्या अब हम वापस लौट जाए। इस लड़की का नाम मीडियम होता है और इस चीज की हमें अब कोई भी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोएस्ट रैंक का जो हर्लिट है उसके साथ काम करें क्योंकि आप एक जो कॉन्ट्रैक्टर है उससे रिलेटेड हो। जिसके बाद वो लड़की होती है यानी मीडियम कह रही होती है कि हमें उसकी जो स्किल है उसको टेस्ट करना चाहिए। और हम देखते हैं कि वो जो लड़का होता है वो कह रहा होता है एक वर्कर हर्लिट के ऊपर अटैक नहीं कर सकता है। जिसके बाद देखते हैं मिस मीडियम कह रही होती है कि कौन इस चीज़ की केयर करता है, अगर मैं जीत जाती हूँ तो उसकी पोजीशन मेरी हो जाएगी और कोई चांस नहीं कि मैं उससे हारूंगी। हम लोग देखते हैं वो एरो सीधा जो आज़ादीन होती है उसकी तरफ शूट करती है और उसके बाद वो पत्थरों के पीछे छुप जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो जैसे ही ऊपर उठ के देखती है
तो उसके सिर के ऊपर एक पत्थर जाकर लगता है। तभी हम देखते हैं कि जो अज़ादीन होता है वो वहाँ पर आकर बैठ जाता है उस बड़े से पत्थर के ऊपर। एंड देन वो कह रहा होता है कि क्या वो तुम वही हो जिसने कि वो एरो थी वो मेरे ऊपर शूट करी थी। और हम देखते हैं कि उसने अपने एरोज होल्डर के अंदर उसने एरो को पकड़ लिया होता है। जिसके बाद देखते हैं कि मिस मीडियम कह रही थी ये एक ग्रीटिंग थी, जिसके बाद वो साथ ही सोच रही थी यहाँ तक कि जो इसकी प्रेजेंस है उसको भी मैं सेंस नहीं कर पाई। और ये मत कहना कि इसने मेरे एरोज को अपने एरो होल्डर के अंदर ऑलरेडी पकड़ लिया है। जिसके बाद देखते हैं कि जो आज़ादीन होता है उनसे कह रहा होता है आगे तुम लोगों के नाम क्या है। जिसके बाद देखते वो लड़की कह रही होती है मेरा नाम मिस मीडियम है और मैं जो एथर ब्लड लाइन है उससे हूँ। जिसके बाद देखते वो लड़का कह रहा होता है मेरा नाम इसमेल है और हम लोग असिस्टेंट है जो कि आपको असिस्ट करने के लिए आए हैं। जिसके बाद देखते हैं आज़ादीन क्या होता है कि मुझे असिस्ट करने के लिए। जिसके बाद मिस मीडियम कहती है कि हाँ बिल्कुल आपके यहाँ पर जो एरो होल्डर था वो काफ़ी ज़्यादा खाली लग रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि जो अपनी एरोज थी वो आपको दे दूँ, ये क्या अच्छा नहीं था। जिसके बाद देखती जो आज़ादीन होता है वो कह रहा होता है कि देखकर ऐसा लगता है कि तुम लोगों ने असिस्टेंट होने का इसलिए अप्लाई किया क्योंकि तुम होली लैंड है उससे काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुके थे वहाँ पर रहकर और तुम लोगों को यहाँ पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, किडोस घर जाओ। जिसके बाद देखती हूँ वो लड़की कह रही थी यानी मिस मीडियम वो कह रही होती है कि तुमने हमें किडोस का, मैंने तुम्हें कहा कि मैं ईथर ब्लड लाइन हूँ वहाँ से हूँ, मैंने इस चीज़ के बारे में तुमसे पहले ही मेंशन किया था। जिसके बाद आज़ादीन कह रहा होता है कि मैं तुम्हें बता दूँ जो ईथर ब्लड लाइन है उससे हर लिट का कोई भी लेना देना बिल्कुल भी नहीं है और अगर तुम लोग मेरे साथ वर्क करना चाहते हो तो तुम मेरे कोऑर्डिनेट हो और यहाँ तक कि तुम लोगों ने मेरे ऊपर एरोज भी शूट किए, तो तुम लोग ये चाहते हो कि मैं तुम्हें सिखाऊं कि अगर तुम लोग होली लैंड से बाहर इस चीज़ को करते हो तो इसका अंजाम क्या हो सकता है। देन जो मीडियम होती है वो सोच रही होती है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, रूमर से ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट पर्सन है, क्या ये वही पर्सन है जिसको कि सभी लोग बुली करते थे और इसका मजाक उड़ाते थे। जिसके बाद मीडियम कह रही होती है कि मैं मीडियम ईथर आपसे रूडनेस के लिए माफ़ी मांगती हूँ, मैं अरागाज़ा हूँ। जिसके बाद देखते हैं कि अब आज़ादीन होता है कह रहा होता है मैं तुम्हारी माफ़ी को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन हालांकि अगर तुम अपने एरो से दूसरों को शूट करती हो तो ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर तुम्हें उसे मारने का कोई प्लान नहीं है तो जो वेपन्स है वो खिलौना बिल्कुल भी नहीं है होली लैंड से बाहर, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना। और हमें देखती है कि वो वहाँ से चला जाने लग जाता है और कह रहा होता है कि मैंने कुछ भी ऐसी चीज़ गलत बिल्कुल भी नहीं किया है, तो मैं जल्दी से होली लैंड है वहाँ पर चले जाना चाहिए, मेरे को कोई भी असिस्टेंट की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तभी हमें देखती है कि वो पीछे मुड़ता है कहता है क्या तुम्हारे पास पानी है। जिसके बाद देखती है जो मिस मीडियम होती है वो कह रही होती है कि मैं रिक्वेस्ट करती हूँ एक डुअल की। इसके बाद देखते हैं कि इसमेल उसको रोक रहा होता है और वो कह रहा होता है कि जो ये लड़का ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद देखते हैं कि जो मीडियम होती है वो सोच रही होती है हाँ ये रूमर्स के हिसाब से बिल्कुल डिफरेंट है और ये स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंट है प्राइडफुल है और मैं काफ़ी ज़्यादा डरपोक निकलूंगी अगर इस चीज़ की वजह से मैं इसे चैलेंज नहीं करूंगी क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं इसे चैलेंज करना चाहती हूँ। जिसको वो कहती है कि आज़ादीन मैं तुम्हें ऑफिशियली चैलेंज करती हूँ तुम्हारी हर लिट पोजीशन के लिए। तो आज़ादीन उसको कह रहा होता है कि अगर तुम जीत जाती हो तो तुम मेरी पोजीशन को टेक ओवर कर लोगे, लेकिन अगर तुम्हें इस चीज़ का रियलाइज है कि अगर मैं जीत जाता हूँ तो क्या होगा। जिसको मिस मीडियम कहती है ऑफकोर्स यहाँ पर जो कुछ भी मेरा है इंक्लूडिंग मेरी लाइफ वो तुम्हारी हो जाएगी। और वो देखती है वो दूर जाकर उससे चैलेंज के लिए उससे दोबारा से रिक्वेस्ट करती है। देखती है कि वहाँ पर वही आउल होता है जो कि कह रहा होता है कि जो चैलेंज है वो वैलिड हो चुका है, आज़ादीन इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो। जिसके बाद देखती हैं कि वो कह रही होती है कि ये तो एम्परर की वॉइस थी। जिसके बाद देखती है आज़ादीन कह रहा होता है कि जो ये मैन है ये क्या सच में काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। और देखती हैं जो इसमेल होता है देन वो सोच रहा होता है कि ये तो एम्परर की वॉइस की जो स्पिरिट थी वो थी स्पिरिट असिस्टेंट जो कि हर एक अर्लिट को दी गई थी। और अब जो एम्परर की वॉइस है अब इस चीज़ की विटनेस है, इस चैलेंज से अब पीछे हटा बिल्कुल भी नहीं जा सकता, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जिसके बाद जो मीडियम होती है वो कह रही होती है कि मैं ज़रूर जीतूंगी। और यहाँ से कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, हम देखते हैं आज़ादीन पानी पी रहा होता है और हम देखते हैं कि जो मीडियम होती है उसकी हालत पूरी तरीके से ख़राब होती है। और यहाँ तक कि जो इसमेल होता है वो सोच रहा होता है कि आखिर वो हुआ क्या था उस टाइम पर। जो एक आर्चरी टेक्निक है वो बैटल फील्ड सैक्रिफाइस एक्यूरेंसी प्रोजेक्टियल स्पीड के ऊपर शूट करती है, लेकिन ये एक डेफिनेटली एक्सट्रीम फॉर्म थी अरागाजा की टेक्निक की। अब यहाँ से थोड़ी पास्ट की टाइम लाइन है उसका सीन दिखाया जाता है कि एग्जैक्टली बैटल के अंदर हुआ क्या होता है। आज़ादीन को देखते हैं जो कि अपने बो से यहाँ पर पत्थरों को शूट कर रहा होता है एरोस की जगह। और हम देखते हैं कि जो मीडियम को देखते हैं जो कि अपने आसपास मैजिक सर्कल बनाकर उन पत्थरों से डॉज कर रही होती है उसको, लेकिन देखते हैं कि जो आज़ादीन होता है दोबारा से काफ़ी सारे पत्थर उसकी तरफ थ्रो करता है। हम देखते हैं वो किसी तरह एक एक करके उन पत्थरों को डॉज कर रही होती है, लेकिन उनमें से जो एक पत्थर होता है वो सीधा उसके सर के पास से ही निकल जाता है। जो इसमेल होता है वो हमें बता रहा होता है मैंने तो सोचा था कि ये मैजिक को यूज नहीं कर सकता है, लेकिन ये ब्यूटी ऑफ नेचर येलो क्रेन है उसको यूज कर सकता है। आखिर कैसे है। हम देखते हैं कि जो अब मीडियम को देखते हैं उसकी तरफ एक अटैक काफी तेजी से बढ़ रहा होता है। हम देखते हैं कि वो अटैक से काफी ज्यादा डॉज कर लेती है और आगे की तरफ बढ़ती है और कह रही थी मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। हम देखते हैं जो आज़ादीन होता है वो पत्थरों के पीछे से बाहर निकलते हैं
और देखते हैं कि जो मीडियम होती है वो एक ज़बरदस्त स्लैश उस पर मारती है, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि जो अज़ादीन होता है और वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद मीडियम काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है। जिसके बाद देखते हैं अज़ादीन ठीक उसके पीछे आ जाता है और वो कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ। तभी हम लोग देखते हैं कि जो मीडियम होती है अपने मैजिक से उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन जो अज़ादीन होता है उसके हाथ को यहाँ पर हाथ के ऊपर हिट करता है, जिससे कि उसका मैजिक सर्कल टूट जाता है। देखते हैं कि वो उसका हाथ पकड़ लेता है और अज़ादीन कह रहा होता है कि अब ये खत्म हुआ। और हम देखते हैं वो ज़बरदस्त पंच चार्ज करता है और सीधा मीडियम के पेट में मारता है, जिससे कि वो पत्थर पे जाकर सीधा लगती है। जिसके बाद देखते हैं इसमेल होता है, वो कह रहा होता है कि अज़ादीन कहीं क्या, और साथ ही वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर एक जो गद्दार का बेटा है वो नोबल का जो ब्लड लाइन है उसको ऐसे कैसे यहाँ पर हिट कर सकता है, और उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है। जिसके बाद देखते हैं कि जो अज़ादीन होता है अपनी जगह के स्विच करके वहाँ से गायब होकर दूसरी जगह पर आ जाता है। इसके बाद देखते हैं कि जो आउल होता है कह रहा होता है कि जो डुअल है वो ओवर हो चुका है। मीडियम एथर, तुमने अज़ादीन को चैलेंज किया था उसकी पोजीशन के लिए, और अब जो तुम हार चुकी हो तो जो तुम्हारी फेथ है यानी तुम्हारा जो भाग्य है वो जो अज़ादीन है उसके हाथों में, और साथ ही यहाँ पर जो इसमेल है उसने इस डुअल के अंदर इंटरफेयर किया है, तो अब वो भी यहाँ पर वो भी अब हर्लिट की प्रॉपर्टी बन चुका है। जिसके बाद देखते हैं जो मीडियम होती है अपने आप को मारने की कोशिश कर रही होती है। जिसके बाद देखते हैं जो अज़ादीन होता है उसके हाथों से जो नाइफ होता है उसको नीचे गिरा देता है। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि मेरे को पता था कि तुम ऐसा ही कुछ ट्राई करने की कोशिश करोगी। यंग लेडी, तुम डुअल को हार चुकी हो और तुम्हारे पास कोई भी राइट नहीं है मरने का। तुम जब मरोगी जब मैं मरूंगा, और यहाँ तक कि जब मैं चाहूंगा तब तुम्हें मरना होगा। तुमने क्या सच में मेरे को चैलेंज करके ये सोचा था कि तुम मेरे को डुअल के अंदर हरा दोगी, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा था कि तुम्हारे साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। देखते हैं जो अज़ादीन होता है पानी की बोतल इस मेल को देता है। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर इस चीज़ को भूल जाता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि मैंने तुम्हें एक जो लेसन है फ्री का सिखा दिया तुम दोनों को, और इस चीज़ को भूल जाते कि यहाँ पर कोई डुअल हुई भी थी कि नहीं, मैं तुम दोनों को यहाँ पर जाने देता हूँ। जिसके बाद देखते हैं कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं जो अज़ादीन होता है वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और वो दोनों उसका पीछा कर रहे होते हैं। अज़ादीन कह रहा होता है कि मैंने कहा ना कि मेरे को स्लेव्स की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है और मैंने तुम लोगों को फ्रीडम दी है, तो तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मुझे फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद देखते हैं मीडियम कह रही होती है कि अगर तुम क्यों एक ब्यूटीफुल टैलेंटेड यंग लड़की को अपना स्लेव नहीं बनाना चाहते हो, तुम उसको सिर्फ ऐसे ही यहाँ से जाने के लिए क्या देना चाहते हो इस तरह। इसके बाद अज़ादीन कह रहा होता है कि मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता है कि उसके अंदर ब्यूटीफुल पार्ट क्या था, लेकिन अगर तुम टैलेंटेड थी एरियल की तरह तो तुम बिल्कुल भी नहीं हारती। मैं बता दूं एरियल यहाँ पर जो अज़ादीन है उसकी बहन होती है, यानी अज़ादीन और एरियल दोनों ट्विंस होते हैं, और यहाँ तक कि जो एरियल है वही अज़ादीन को डिफीट कर सकती है। ये सब चीजें हमें आगे के चैप्टर्स में पता चलेंगी। जो अज़ादीन होता है वो कह रहा होता है इस वर्ल्ड के अंदर काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि जवान लड़कियों को काफी ज्यादा पसंद करते हैं, तो दूसरों के साथ डुएल करने से पहले इस चीज को जरूर एक बार सोच लेना। देन जो इसमेल होता है वो सोच रहा होता है कि ये मेरी एक्सपेक्टेशन से भी कहीं ज्यादा बातें करता है, ये यहाँ पर हमारी सच में परवाह करता है, इसलिए ये जो चीज है ये हमें कह रहा है। जिसके बाद देखते हैं कि देन जो मीडियम होती है वो कह रही होती है ये तो नया है, और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप तुम लोगों को जो ये वाली सीरीज है वो काफी ज्यादा अगर अच्छी लग रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।